मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के दिन जिसमें हम सूचनाएं जो है उनका आदान प्रदान करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के रूप में भी हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी हमारे से फोन पे बातचीत करके हमारे को अपने साथ जोड़ता है अपनी जरूरत के हिसाब से। वैसे हम एक चीज देखें कि मीडिया की जिम्मेवारी क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है कि मीडिया की जिम्मेवारी ये है कि उसको अपनी विश्वसनीयता, अपनी जवाबदेही और निरपेक्षता, ये तीन चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंटली उसको निर्वाह करनी होती हैं। और ऐसा करते हुए वो अपने व्यूज जो है वो मिक्स नहीं करेगा, अपनी बात मिक्स नहीं करेगा कि जैसी घटना हुई है उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक, उसकी सूचना जनता तक वैसी ही लेकर के जाएगा। जनता को उनकी जानकारी, जो विपक्षी लोग हैं, संगठन हैं देश के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र में उनको भी उसी तरीके से उतनी ही जगह देना मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो सरकार की नीतियों का भी प्रचार प्रसार करेगा कि ये सरकार की नीतियां हैं, जनता के लिए सरकार ये नीतियां लेकर के आई है। लेकिन उसके साथ साथ उसका ये भी दायित्व है कि वो विश्वसनीयता जो है अपनी वो बना करके रखे। उसकी क्रेडिबिलिटी अगर डाउटफुल होती है तो मीडिया की जो साख है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसा कि हम आगे आएंगे, चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः तौर पे मीडिया को हम दो उसमें देखते हैं, प्रिंट मीडिया आज के दिन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें हम टीवी, रेडियो, टेलीग्राफ, फोन, कंप्यूटर, इन सब को कवर करते हैं। हालांकि टीवी के साथ साथ जैसे फिल्म है, संगीत है, इनको भी इसके अंदर कवर किया गया। विज्ञापन है, जैसे विज्ञापनों की जवाबदेही का सवाल भी है। अब मीडिया लॉ जो है वो मीडिया के लिए क्या काम करता है? मीडिया लॉ जो है वो दो काम करता है। एक तो मीडिया लॉ जो है वो मीडिया को सुरक्षा कवच, जिसको हम कह सकें, उसको सुरक्षा देता है अपनी बात कहने की, मीडिया लॉ। दूसरा, मीडिया लॉ एक जवाबदेही भी मांगता है कि जो कंटेंट्स आप दिखा रहे हैं वो कंटेंट्स कहीं गलत तो नहीं, कहीं वो समाज को भ्रमित करने वाले या समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले कंटेंट्स तो नहीं। अगर वो कंटेंट समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले हैं तो फिर जो है कई तरह की चीजें जो है लाभ वो लेकर के आता है और उसके ऊपर बात होती है। जैसे मैं बाद में आऊंगा, अर्नब गोस्वामी का और भी मसले जो है आए हैं, तो वो चीजें जो है वो उसके ऊपर भी बात होगी। तो सरकार जो है, खास तौर पे जो मीडिया लॉ जो है, हम कहें जब सरकार के हाथ में है मीडिया के संबंधित लॉ, तो वो गारंटी करती है इस बात की कि बौद्धिक संपदा जो है, मीडिया के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रचार, उसकी प्राइवेसी, निजता, उसका फाइनेंस आदि के संबंध में जो सीमा रेखा जो है वो तय नहीं करती, कोई लिमिट तय नहीं करती। आप देखिए कि 2016 का एक आंकड़ा है मेरे पास कि जो मीडिया इंडस्ट्री जो है, जिसमें मनोरंजन इंडस्ट्री को भी शामिल किया गया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो जो है बढ़कर 1457 अरब रुपए की हो चुकी है भारतीय मुद्रा के अंदर, 1457 बिलियन। अब जो है हम इस सब चीजों को लेंगे तो मीडिया कानूनों का इतिहास जो है वो देखने की जरूरत है। मीडिया की शुरुआत जो है अशोक सम्राट के टाइम पे भी मीडिया का एक अलग तरह का रूप था। कौटिल्य ने जो है मीडिया के अंदर जब जो है ना अफवाहें, झूठी खबरें, ऐसी चीजें आई तो उसमें दंड के प्रावधान जो है चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुए। हिंदुस्तान में एक अंग्रेज थे, जेम्स ऑस्टन हिके, जिसको फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है, यानी कि भारतीय मीडिया का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने 1780 में भारत के अंदर मीडिया को शुरू किया और ब्रिटिशर्स की आलोचना वो बड़े जबरदस्त तरीके से करते थे। और आप एक दौर देखिए कि मीडिया लॉ
के इतिहास में जाने से पहले एक फैक्ट के तौर पे हम इसके ऊपर बातचीत कर जाते हैं कि 1780 से लेकर के और 1872 तक आते आते देश के अंदर कई तो कानून मीडिया के संबंध में बने, सरकार ने अंकुश लगाने शुरू किए, जो जेम्स ने बंगाल गश्त 1780 में शुरू किया था, और 1872 में अंग्रेजों को बंगाल गश्त को जब्त करना पड़ा, और 1870 से 1918 तक प्रेस की जो भूमिका है, जो मीडिया की भूमिका है, वो बड़ी जबरदस्त हम कह सकते हैं कि उनका काम क्या था। वो खास तौर पे जो राजनीतिक काम यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन अलग अलग तरीकों से देश में लड़ा जा रहा था, तो उसमें अपना प्रेस भी एक यूनिक भूमिका अदा कर रही थी। और 1918 तक आते आते उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जो है एक जो पब्लिक ओपिनियन था, जनता का मत जो था, उसको इस तरीके से किया कि वो सारी जगह को उसको कंसोलिडेट करने में कामयाब रही। तो मैं कुछ पत्र हैं, समाचार पत्र, जिनके नाम जो है उस टाइम से लेकर के काम किया, जिनमें द हिंदू है, द बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, सुधारक, हिंदुस्तान एडवोकेट, और एक है स्वदेशम मित्रन। ये उस टाइम के जो हैं अपने आप में प्रेस है, एक बड़े लेवल की प्रेस। इसके अलावा वर्नाकुलर उसके अंदर आएंगे, एक्ट के अंदर आप थोड़ी सी बात करेंगे, हल्की हल्की बात करेंगे जब इतिहास को खंगालेंगे। तो 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड बना। इंडियन पैनल कोड में प्रेस के ऊपर सीधे तौर पे बात नहीं हुई। अपराध की एक श्रेणी है जिसमें सेक्शन 499 और 500 आते हैं खास तौर पे, जिसमें डेफामेशन दी गई है। इसी तरीके से अश्लीलता से संबंधित जो है कि ये प्रचार, ये ऐसी सामग्री जो है, ऐसे दस्तावेज जो है, जैसे डेफामेशन है, तो डेफामेशन में स्लैंडर और लिबल दो चीजें हैं कि आप जो प्रकाशन करते हो, अगर वो किसी की प्रति डेफामेटरी है तो वो कानून उसको पनिश करता है। अगर आप अश्लील सामग्री लेकर के जाते हो तो ये आईपीसी के अंदर जो है 1860 में ये चीजें आई। तो हालांकि ये मीडिया को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली चीजें नहीं थी, इससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। वैसे भी सभ्य है या मीडिया, उस टाइम के मीडिया की अगर बात करें तो उसमें बड़ा योगदान आजादी के आंदोलन का है, उसके ऊपर भी बात आएंगे, अपन थोड़ी थोड़ी चीजें बातें करेंगे। तो उसके बाद 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट आता है कि बहुत सारे लोग जो है लिखने लगे, तो अंग्रेजों ने देखा तो उन्होंने उनके प्रकाशन से संबंधित जो है नियम बनाए। और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चला, तो एक वहबी नामक आंदोलन था खास तौर पे इंडिया के अंदर, जो 1849 में उन्होंने जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिशर्स शुरू किया। और 1857 में उन्होंने हथियार उठाए बकायदा, और उन्होंने हथियार नहीं गिराए, और अंग्रेजों ने उनको ट्रेटर्स, विद्रोही घोषित किया। और 1869-70 के अंदर जाकर के उस वैबी आंदोलन को एक षड्यंत्र कहा उन्होंने, और उसको बुरी तरह से कुचला। और उसी टाइम पे देशद्रोह की जो धारा 124A आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट करके अंग्रेजों ने शामिल की, और उसी के चलते देश के बहुत से प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, बुक्स लिखने वाले राइटर्स, उनको इस धारा के तहत अंग्रेजों ने जेलों के अंदर ठूसा, और कई कई साल जो है बिना ट्रायल के भी उनको रखा, और कईयों को ट्रायल देकर के सजा की गई। और हमारे देश के जो आंदोलन, जो आजादी का आंदोलन एक लड़ा जा रहा था, उस आंदोलन में ड्रामा पार्टीज अपना रोल प्ले कर रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि देखा कि ड्रामा करने वाले लोग जो हैं ये ड्रामा करते हैं, तो उन्होंने बकायदा एक एक्ट बनाया कि ये प्रचार है, उसको भी मीडिया माना उन्होंने। तो उन्होंने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 बनाया, और उसको उकसावे की कार्रवाई के अंदर डाला कि कोई भी अगर ऐसा
सरकार के खिलाफ संदेश देता है तो इसको उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा और उसके मानक तय किए। फिर है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनके अंदर प्रेस चली, मीडिया चला, लोगों ने लिखना शुरू किया, बहुत से लीफलेट्स, छोटे छोटे पंपलेट, छोटी छोटी पत्र पत्रिकाएं वो निकली। तो अंग्रेजों ने इसके खिलाफ कठोरता से कदम उठाया कि इसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। ये जो है पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के चला जाएगा। तो वर्नाकुलर एक्ट के अंदर बकायदा प्रावधान किया गया अंग्रेजों ने अपनी फेवर में कि हम किसी भी प्रेस को जब जब्त करेंगे तो उसके खिलाफ जो जब्त की कार्रवाई होगी उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे अखबार जो है ना अलीगल तरीके से निकालने पड़े लोगों को, अगर हम उसकी बात करें तो। और एक बड़ा हमला जो है वो इस एक्ट के माध्यम से हुआ प्रेस की आजादी पे कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखना एक गुनाह है। फिर आता है 1885 में जब टेलीग्राफ आया तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, मशीन आई तो उसके लिए बकायदा लाइसेंस की व्यवस्था। और आज का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हालांकि जो टेलीग्राफ की परिभाषा जो है वो बड़ी संकुचित और बड़ी लिमिटेड हम भाषा कह सकते हैं, वो भाषा इतनी विकसित परिभाषा नहीं है, क्योंकि 1885 के ओल्ड यानी कि बूढ़े एक्ट से हम आज के दिन जो है जब नई नई एप्स आ चुकी हैं और बहुत सारा क्राइम भी उसके ऊपर हो रहा है और होता है, हैकिंग चलती है, तो जिसको आधुनिक तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ये संचालित हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसमें ये एक्ट जो है ये अपना इस एक्ट से काम चलाया जा रहा है आज के दिन भी। तो ये एक्ट अपने आप में पूरा एक्ट नहीं है, ये उस टाइम का एक्ट था। उस टाइम पे जो है जो मैसेज जो थे ऐसे मैसेज कि जैसे आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए मैसेज, उसको जो है मतलब अंग्रेज पढ़ते थे और किस तरीके से उनको रोकना है, कार्रवाई करनी है, तो वो कार्रवाइयां इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत वो करते थे। और इसको टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर हुए। फिर है न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, यानी कि जो मीडिया इंडिया के अंदर शुरू हुआ उसको बकायदा जो है इंसाइटमेंट यानी कि उकसाना, अपराध के लिए उकसाना, ये बकायदा जो है एक्ट के अंदर ये बात लिखी गई, जिस एक्ट को उन्होंने बनाया। और ये एक्ट खास तौर पे बंगाल के विभाजन के बाद बना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि उस टाइम पे भारत का जो स्वदेशी आंदोलन जो है और बंगाल का विभाजन, इन दो पे जो उस टाइम का मीडिया था वो बड़ा मुखर होकर के लिख रहा था, लोगों को सूचनाएं जानकारियां दे रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश पैदा कर रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब जो है हम जो है इसको सेंट्रलाइज्ड कानूनों को रख करके पहले वर्नाकुलर एक्ट लेकर के आए और दोबारा ये दूसरा एक्ट आता है तो उसमें उन्होंने क्या किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे जिनको पावर मिली, मैजिस्ट्रेट्स को डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उस पावर के तहत जो कोई भी अखबार जो है जिसके पास थोड़ा बहुत जो है ना सरकार की नॉलेज में है उस तरीके से लाइसेंस है वगैरह है, तो उसको पकड़ा उन्होंने, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जब्त किए गए, संपादकों को जो है उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं तक लगी और नो उपयोग जो है 9 प्रोसिक्यूशन इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर प्रेस के खिलाफ डाले गए कि 9 किस तरीके से जो है ना इसको भी अपराध माना जाएगा, इस बात को भी अपराध माना जाएगा। यानी कि प्रचार प्रसार जो पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम जो है प्रेस कर रही थी उसको रोकने का काम जो है इस एक्ट के द्वारा। फिर आता है प्रेस एक्ट 1910 के अंदर, जिसमें क्या किया अंग्रेजों ने सिक्योरिटी की मांग की कि जो समाचार पत्र हैं वो अपनी सिक्योरिटी दें। फिर उसके बाद 2-3 एक्ट आते हैं जिसमें
सिनेमोटोग्राफ एक्ट जो है 1918, इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन एक्ट 1922 में आता है, जिसमें खास तौर पे प्रिंस और राज्य के मुखिया इनके खिलाफ गिरना या उकसावे की कार्रवाई करने वाले जितने भी दस्तावेज या चीजें थी उनको जब्त करना सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर, और इसके अलावा 5 साल की सजा का प्रावधान भी प्रेस एक्ट के माध्यम से किया गया कि ऐसी सामग्री कि आप प्रिंस के खिलाफ छापें, आप राज्य के मुखिया के खिलाफ छापें, यानी कि हुकूमत के खिलाफ या सरकार, हम कह लिए उस टाइम की सरकार के खिलाफ आप छापें, आपको कोई अधिकार नहीं। तो उसमें सीआरपीसी की धाराएं हैं 99A से 1999C। इन धाराओं के तहत जो है उस सामग्री को जब्त किया जाता था, पूरी जो है प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, सीज कर दिया जाता था पूरी उसको। और बाई चांस अगर कोई उसकी कोई दस्तावेज जो है वो बाहर निकल जाता था तो इंडियन पोस्टल एक्ट के अंदर जो है उसकी विशेष रोकथाम की व्यवस्था थी कि चेकिंग होती थी, वहां से वो उसकी रोकथाम कर लेते थे। इस एक्ट को के माध्यम से कार्रवाई होती थी। ये भी एक्ट था एक, और उस एक्ट के अंदर जो ना प्रोविजन उन्होंने डाला हुआ था उस प्रोविजन का वो इस्तेमाल करती थी सरकार। फिर लेकर के आते हैं इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। जैसे प्रेस जो है वो खुफिया जानकारियां अपने सोर्सेज के माध्यम से सूत्र लिख के छापते हैं चीजों को, तो बकायदा जो है 14 वर्ष की सजा जो है, क्योंकि एक्ट तो ये पहले ही बना था 1897 में, इसको एक सही इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका एक कह लेके अपडेशन या दूसरी जो जितनी भी चीजें थी इधर बिखरी हुई चीजें उनको कंसोलिडेट एक जगह पे किया कि गोपनीय जानकारियां जनता तक लेकर के जाओगे, छापोगे, जासूसी करोगे तो 14 वर्ष की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट आता है, जिसको बाद में संशोधन किया था। इसमें 130 जो समाचार पत्र थे उस टाइम के, उनसे सिक्योरिटी जो है सरकार ने भरवाई और 9 समाचार पत्रों ने वो सिक्योरिटी भरने से मना किया और उन पत्रों को उनके लाइसेंस निलंब किए गए और उनको जो है इजाजत नहीं दी गई काम करने की। फिर आता 1932 में फॉरेन रिलेशन एक्ट, यानी कि आप दूसरे देशों के साथ अगर मीडिया जो है वो गलत खबरें छापता तो इसका फॉरेन रिलेशंस के ऊपर असर पड़ता है, उसकी भी अपन बात करेंगे आगे जाकर के। लेकिन उस टाइम पे भी अंग्रेजों ने जो अपने फॉरेन रिलेशंस थे कि यहाँ पर जो है ये भी हमारा एक टेरिटरी है, हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है ना खबरें ना छपें हमारे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, खासतौर पे हमारे दूसरे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो प्रभावित ना हो, तो हम ये कह सकें कि हम जो है सख्ताई से जो है अपना जो है आप लोगों के खिलाफ कोई भी फॉरेन एक्ट के अंदर जो है कार्रवाई करते हैं और नहीं होने देते किसी भी ऐसी बात को। 1934 के अंदर इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आते हैं। जब आंदोलन जैसे जैसे चरम की तरफ बढ़ता है, प्रेस और ज्यादा मुखर होकर के आती है, कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट भी आता है, सी कस्टम्स एक्ट भी है, इत्यादि इत्यादि, ये कई एक्ट जो हैं आते हैं। और खास तौर पे इन एक्टों के पीछे का मकसद जो है वो मीडिया को स्वतंत्रता देना नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता छीनना था, मीडिया के ऊपर अंकुश लगाना था कि मीडिया जो है आजाद होकर के जो घटनाएं घट रही हैं, जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं यहाँ, वो लोगों तक नहीं ना पहुंच सकें, ऐसी चीजें ना पहुंच सके कि राजनीतिक कार्रवाइयां जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लोग कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बन रहा है, ऐसी ऐसी चीजें ना हो। तो इसके लिए ये एक्ट बनाए गए और ये एक बड़ा हमला हम कह सकते हैं अंग्रेजों का प्रेस के खिलाफ रहा। और 1947 में हमें राजनीतिक आजादी जो है, हम गुलामी हमारी टूटी, हम हमारा आजाद हुआ हमारा देश, तो अंतरिम सरकार बनी 1946 में और मार्च 1947 को लॉ इंक्वायरी कमेटी एक बनती है जो 22 मई 1948 को एक रिपोर्ट सौंपती है और वो प्रेस के बारे में भी उसके ऊपर लिखती है। और जो 1931 का प्रेस एक्ट है, जैसे 1935 का इंडियन एक्ट जो है उसमें जो चीजें आती हैं, और 1931 का जो प्रेस एक्ट है उसमें बदलाव किए जाते हैं। बहुत सारे अधिकार जो है प्रेस को
दी जाती है। तो संविधान सभा बनती है, बात आती है कि यूएसए की तरह से, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह से प्रेस को विशेष जो है दर्जा दिया जाए संविधान के अंदर। तो उसके ऊपर जो है जो कोटेशन जो है, उस कोटेशन को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कही, जब चर्चा चली तो उस चर्चा का जवाब देते हुए, प्रेस के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है जो आम नागरिकों को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में उपलब्ध नहीं है। प्रेस का संपादक एक नागरिक है और इसलिए जब वह किसी समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करने का चयन करता है तो वह व्यक्ति के अपने अधिकार का उपयोग करता है। मेरे फैसले में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए विशेष उल्लेख आवश्यक नहीं। संविधान के अंदर नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। संविधान की धारा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में खास तौर पे नागरिकों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या की गई और उसी के तहत प्रेस को बोलने की, लिखने की, छापने की, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है वहां से प्रयोग होती हैं एक नागरिक की तरह से। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो कोटेशंस मैंने पढ़ी, जो जवाब है उनका, और उसी के तहत जो है एक नागरिक के तहत, नागरिक की तरह से प्रेस जो है अपना अधिकार जो है वो प्रयोग करती है। इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम जनवादी लोग तो खासतौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो है इसके साथ साथ जो है अमेंडमेंट से आई है वैसे, वो है इसी आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिसको तार्किक प्रतिबंध हम कहेंगे, कि जैसे इन तार्किक प्रतिबंध जो है इनके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखा है, बोला है। तो कुछ ने इसको कहा कि जैसे अधिकार दिया गया और सरकार ने एक हाथ से अधिकार दिया और दूसरे हाथ से उस अधिकार को वापस ले लिया। लेकिन ये चीज भी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं तो डेमोक्रेसी में दूसरे देशों के अंदर भी व्यवस्थाएं हैं ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, जो खासतौर पे 5-6 हैं कि किन किन चीजों को आप नहीं कर सकते, जो जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे कि आज के दिन उनका किस तरीके से जो है हमारे सरकार को प्रयोग करना चाहिए। जिस तरीके से बिल्कुल अनाप शनाप जो है सोशल मीडिया पे चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मेन स्ट्रीम का मीडिया भी कहीं ना कहीं एक विशेष पार्टी के लिए नैरेटिव क्रिएट करने की जब काम करता है, उसमें भारत की एकता और अखंडता का सवाल, राज्य की सुरक्षा का सवाल है, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध है। हम देखते हैं कि किस तरीके से कई बार जो है देश के खिलाफ जो है रिलेशन बिगाड़ने के लिए जो है मीडिया जो है कई चीजें लिखता है। फिर है पब्लिक ऑर्डर, जन व्यवस्था, न्यायालय व विधायिका की निंदा और मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, शह देना। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 19 में क्लॉज 2 डाला गया और 1956 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एक्ट बनता है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन, खासतौर पे एक स्वतंत्रता मिलती है कि संसद की कार्रवाई, उससे पहले संसद की कार्रवाई जो है ना वो छापने का राइट नहीं था प्रेस को, खासतौर पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो बकायदा इस एक्ट के माध्यम से संसद की कार्रवाई जो है ना वो छापने का अधिकार दिया गया, उसके अंदर दुर्भावना ना हो, तो एज इट इज जो है चीजें हैं तो वो दिखाई जाए, बताई जाए लोगों को कि क्या क्या पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, क्या क्या डिबेट्स हैं, वो सारी दिखा सकते हैं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, आज के दिन उसकी जरूरत हो सकती है, मैं समझता हूँ। उसको एक्ट को नाम दिया गया यंग पर्संस हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1976, यानी कि अपराध व हिंसा को महिमा मंडित करने वाला जितना भी साहित्य जो है, प्रकाशन जो है, उसको इस एक्ट के तहत प्रतिबंध करने का अधिकार है सरकार के पास। डिफेंस इंडियन एक्ट है 1962 में आता है और इसको भी आप आगे जाकर के इसकी चर्चा करेंगे। ये सेंसरशिप का राइट देता है प्रकाशन के खिलाफ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसका उद्देश्य जो है प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्र व एजेंसियों के मानकों को बनाना व सुधारना।
लेकिन इस एक्ट के अंदर कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। प्रेस काउंसिल है एक नैतिक सत्ता है, ना तो वो मार्गदर्शक कर सकती और ना ही वो व्यवहार को चेक कर सकती, ना ही वो किस तरीके का नियंत्रण कर सकती। वो बड़े ही हल्की हल्की कार्रवाइयां उसके पास, चेतावनी दे दो, अपनी निंदा कर दो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो करती है। 1978 के अंदर जो है, जब इसके इमरजेंसी का दौर बीतता है, नई सरकार आती है, तो इसके अंदर अमेंडमेंट करके, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो स्वतंत्रता की तरफ ही थे, प्रेस की और ज्यादा स्वतंत्रता बढ़ाने की। कुल मिलाकर के आज के दिन हम कहें तो टोटल जो है प्रेस से संबंधित 75 एक्ट हैं जो दाएं बाएं से चीजों को कवर करते हैं। 1975 और 1977 का दौर जो है एक बड़ा ही खतरनाक दौर, आपातकाल का, इमरजेंसी का दौर रहा। इस दौर में प्रेस की आजादी को भी नागरिकों की आजादी की तरह से छीना गया। डिफेंस इंडियन एक्ट 1962 जो है, इसका इस्तेमाल करके सेंसरशिप लगाई गई। प्रेस को बोलने का अधिकार नहीं था। पत्रकारों, संपादकों को आप जानते ही हैं कि उनको भी जेलों में काफी लंबा अरसा रहना पड़ा लिखने के कारण। जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं मुदोलकर, उन्होंने 1975 से 1970 की जो आपातकाल रहा है उसके ऊपर जो है व्याख्या की उस टाइम पे। तो उसकी जो है वो सार जो है उसको मैं पढ़ देता हूं। प्रकाशित सामग्री के के आयात पर पूर्व सेंसरशिप या निषेध लगाना, एक विशेष प्रकृति का प्रकाशन सामग्री पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो सरकार के खिलाफ है, प्रेस से सुरक्षा की मांग करना, प्रेस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना, अप्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र के मुक्त संचालन पर अंकुश लगाने के समान है। उसका जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है और इस प्रकार यह चीज कानून की दृष्टि में बुरी मानी जाएगी। बैड इन लॉ बोलते हैं इसको। एग्जैक्ट हिंदी बड़ी मुश्किल है, मैं कर नहीं पाया क्या कि उसको बुरा ही कह दिया मैंने कि कानून की नजर में वो बुरा है। ये एक टिप्पणी है कि प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जस्टिस मुदलोकर की। इसके बाद है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के श्री एम काटजू, जो काफी कुछ लिखते भी हैं और ये चेयरमैन रहे हैं प्रेस काउंसिल के। 2011 में इन्होंने, जब टीवी और रेडियो जो है, प्रसार भारती है, कोई लंबा चौड़ा एक्ट उस तरीके से है नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेस काउंसिल जो है इसके अधीन टीवी और रेडियो दोनों को लाए जाने की जरूरत है कि इसके ऊपर भी हम बात कर सकें। अगर कोई ऐसी सामग्री आती है कि जिसकी निंदा करने की जरूरत हो तो वो निंदा तो कम से कम हो, कोई एक पक्ष तो दूसरा पक्ष जो है वो भी जाना चाहिए। बाकी फिल्मों के लिए जो है, फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 में ये भी आता है। आईटी रूल्स बनते हैं 2011 के अंदर। तो जब ये आईटी रूल्स बनते हैं तो खास तौर पे कुछ चीजें जो हैं वो बड़े उग्र तरीके से खास तौर पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर रखी गई। हम कुल मिलाकर के कहें, अगर सारे एक्टों का भी हम विश्लेषण कर लें, उनका एनालिसिस कर लें, उनको पढ़ लें, खंगाल लें, तो भारत का जो मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाइयां जो हैं वो जो है, जैसे आईपीसी के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत हैं, उनका दूसरे छोटे मोटे एक्ट्स हैं, यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज जो है कि एक अलग से जो है एक संपूर्ण एक्ट जो है, या प्रिंट मीडिया के लिए अलग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग से और सोशल मीडिया के लिए अलग से एक्ट जो है ना, उसकी जरूरत है। आज के दौर में जब टेक्निक जो है इतना विकास कर चुकी है, तो हम जो एक बूढ़े एक्ट से काम चला रहे हैं तो वो उस एक्ट से काम चलने वाला नहीं है। तो न्यूज एजेंसी हैं, बहुत सारी न्यूज चैनल्स हैं, तो उनमें अपनी एसोसिएशंस हैं उनकी। द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, ये भी चेतावनी देने का काम करती है। 1 लाख रुपए तक का दंड देने का प्रावधान भी है। इनको अगर हम कुल मिलाकर के कहें
इनको सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी कह सकते हैं कि जो इंडियन मीडिया जो है ये सेल्फ रेगुलराइज करता है अपने आप को, ये इसको सरकार या कोई एक्ट जो है उस ढंग से शासित या रेगुलराइज नहीं कर रहा। आज के दिन 2007 में एक ड्राफ्ट बनता है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रूल्स बिल, ये भी पेंडिंग है। इसके ऊपर जो है तरह तरह की चीजें बातें आई, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाया, अभी भी ये ऐसे ही पड़ा है। दूसरी बात जो है यहाँ पर हमें ये करनी चाहिए कि लोकतंत्र के लिए मीडिया का आजाद और स्वतंत्र होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी बात ठीक ठाक तरीके से, सरकार का विरोध ठीक ठाक तरीके से कर सके, एक दायरे के अंदर रह करके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है संविधान के अंदर लगाई गई हैं उनकी पालना करते हुए, उनसे बाहर ना जाते हुए। अब एक जो है मैं यहाँ पर हवाला देता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, वो केस है सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय इत्यादि बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल इत्यादि, ये कोड किया है बहुत सारे उसने, AIR 1995 SC 1235 पेज पे है ये, इस वॉल्यूम के अंदर। इसमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा कि टेलीग्राफ एक्ट जो है ये अपने आप में इसके लिए कोई पर्याप्त एक्ट नहीं है, 1885 का है, बहुत ही पुराना एक्ट है। टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट इत्यादि को नियंत्रण करने के लिए, शासित करने के लिए अलग से कानून की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया। और ये 1995 की बातें हैं। उसके बाद जो हम आज 2020 में बैठे हैं, 2020 में अगर हम कहें तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चेंज हुई है। इसको प्री इलेक्ट्रॉनिक कानून भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट। तो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो डील करती है, जिसमें शिकायतें जो है आप समाचार पत्रों की, समाचार चैनलों की खासतौर पे कर सकते हैं। अब आती है विकसित देशों की बात, यूके, USA और यूरोपियन यूनियन, ये विकसित देश हैं। इन देशों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अलग से एक्ट है। आधुनिक युग में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस तरीके से विस्तार हुआ है, लगातार जो है नई नई एप्स, नई नई इंटरनेट की खोजें, नई नई तकनीक जो है जिस तरीके से विकास कर रही है, तो उसमें तो मीडिया का जो मकसद जो है, एक टाइम पे आज़ादी के आंदोलन में मकसद क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देना, लोगों को जो है ओपिनियन बनाना, लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार की जानकारियाँ देना, संगठनों की जानकारियाँ देना। लेकिन अब जो है मीडिया जो है वो मुनाफा बटोरने की जगह बन गई। एडवर्टाइजमेंट है, हालांकि एडवर्टाइजमेंट का मैंने कानून जानबूझ के छोड़ा था, एडवर्टाइजमेंट का कानून है 75 कानूनों में से एक है, जिसमें ड्रग्स के ऊपर अलग से एक कानून है कि ऐसी कोई भी जो चीजें जो हैं एडवर्टाइजमेंट की हैं, उनका भी मानक है उस एडवर्टाइजमेंट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए सोशल एप्स हैं, उनके अंदर भी किस तरीके से, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर की फीमेल फिगर्स को किस तरीके से यूज करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मुनाफा बढ़ाने के लिए ये मीडिया के अंदर जो है उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाना। ये एक खबर चल रही है, एक दुर्घटना घट जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना, तो वो कहते हैं कि एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे, और ब्रेक में जो है वो तमाम तरह का वही उछल कूद जो है, बड़ी बड़ी जो है मशहूरियां की ये खरीदो वो खरीदो, और उनके अंदर भी अनाप शनाप तरीके से चीजें आती हैं। लोकतंत्र के अंदर एक समय पे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक शास्त्री हैं, उन्होंने चौथा स्तंभ कहा मीडिया को कि ये जनता के लिए काम करता है, जनपक्षीय है, सत्ता की कमियां, कमजोरियां, निरंकुशताएं, जन विरोधी नीतियां, उनको उजागर करता है। ये नाम मिलता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, बहुत बड़ी बात। और ये आमतौर पे आज भी जो है मीडिया की चटुकारिता करने के लिए छूट भैया नेता ऐसा सा प्रयोग करते हैं, लेकिन आज
कि बदले हुए परिवेश में मीडिया जो है आजादी के अंदर किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद आपातकाल के अंदर बड़े बड़े अखबार, खासतौर पे ट्रिब्यून को आप देख लीजिए, ट्रिब्यून पेपर के अंदर भी अपना विरोध जताने के लिए जो खबर सरकार के खिलाफ होती थी, जिसको प्री सेंसरशिप किया जाता था, अधिकारी करते थे कि ये खबर आप नहीं छापोगे, तो उस जगह पे दूसरी खबर नहीं छापी, उस जगह को खाली छोड़ा गया। लेकिन आज जो है मुनाफा कमाने के लिए आपातकाल में जेल भी जाते हैं, आज मुनाफा कमाने के लिए सत्ता की गोद में बैठते हैं। तमाम तरह के जो है सोशल मीडिया को अगर हम देखें खंगालें तो उसके अंदर जब जिन लोगों को स्पेस नहीं मिल रहा, जिन पार्टियों को स्पेस नहीं मिल रहा, जिन संगठनों को स्पेस नहीं मिल रहा, उनको स्पेस मिलना चाहिए, पूरा स्पेस, उनकी बात भी जानी चाहिए। अगर बेरोजगार हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए आंदोलन हो रहा है, कर्मचारी अपना आंदोलन कर रहे हैं, जनता जो है अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है, तो उनको भी उतना ही दिखाया जाए। लेकिन उनको ना दिखाने की वजह से मीडिया को कई तरह के नाम, गोदी मीडिया तो एक नई टर्म है, एक काफी स्वस्थ टर्म है मीडिया के लिए, लेकिन इसके अलावा गाली गलौज की टर्में भी जो है वो लोग दे रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है, मीडिया का स्वरूप बदला। और 1911 की वही एक कोटेशन है जस्टिस एम कार्डजू की, वो कहता है कि मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से 2011 में बात कर रहे हैं, अब हम 2020 में बैठे हैं, और 2014 के बाद तो आप देखते हैं कि किस तरीके की गाली गलौज की भाषा जो है सोशल मीडिया पे शुरू होती है। उस पर नियंत्रण भी जरूरी है, उसको शासित किया जाना भी जरूरी है कि मीडिया जो है, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है संविधान के अंदर, जो तार्किक प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों की पालना हो, कि कोई भी जो है वो उठ करके बैठ करके चैनल के अंदर राजनीतिक जो है अपने अकाउंट को खुश करने के लिए, सत्ता के साथ जो है और जो है नजदीक जाने के लिए वो कुछ भी छापे, कुछ भी बोले, वो इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट चैनलों को स्वार्थों के चलते किस तरीके से दिया गया है, तो वो कहते हैं कि नियंत्रण भी बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। समाचार चैनलों में जो विज्ञापन आते हैं उनके ऊपर भी जो है अलग से कानून जो है अमेंड करने की जरूरत है। जो पहला जो एडवर्टाइजमेंट एक्ट है उसमें काम नहीं करता। आप जो है कोरोना के उसमें ही देख लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा चेंज किया गया। एक साबुन की मशहूरी आती है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो कहता है कि इससे साबुन से हाथ धोइए, इसके अलावा से भी धो सकते हैं आप। एडवर्टाइजमेंट का जो रूप बदला है, लेकिन अपनी एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है। उसको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, WHO के, उनसे कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। उसको अपने माल बेचने से लेना देना है, तो माल को जो है ना नाम पहले लेकर के आता है, इससे साबुन से हाथ धोइए और इसके अलावा दूसरे साबुन से भी आप हाथ धोइए। तो कोरोना में ये बड़ा जरूरी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खास तौर पे गठजोड़ हम देखने को मिल रहा है। एक खास तरह का नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया जाता है एक विशेष पार्टी के लिए। अर्नब गोस्वामी जी हैं, उनके ऊपर 2 FIR दर्ज होती हैं। पहली FIR जो है, एक FIR जो है नागपुर की, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकी की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो जो वो सामग्री और जिस तरीके से उन्होंने जो बात कही, तो उसके अंदर भी तार्किक जो प्रतिबंध जो है वो देखने की जरूरत है कि कितना उन्होंने पालना की, कितना नहीं पालना की। तो ये जो है, ये प्रॉपर जांच जो है कौन कर सकता है? ये प्रॉपर जांच जो है एक स्वतंत्र न्याय नियामक निकाय, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो उस मीडिया को शासित करने के लिए, गवर्न करने के लिए, कवर करने के लिए बनाई जाएगी, वो करेगी बढ़िया ढंग से। फिर जो है बख्शा ना जाए कि अगर कोई भी कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से छापता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मेन स्ट्रीम के मीडिया में चलाता है, झूठी खबर को चलाता है, अफवाह को चलाता है, सोशल मीडिया में चलाता है, तो वहां पर भी जो है वो कार्रवाइयां करने की जरूरत है। खास तौर पे
उनके पीछे जो लोग, जो छुपे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई। अब बात आती है इंटरनेट मीडिया की और सोशल मीडिया की। इंटरनेट मीडिया के ऊपर खास तौर पे जो सोशल एप्स हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ी सी भी अगर सत्ता की पार्टी जो है उसके खिलाफ जो है कटाक्ष करते हैं उसके ऊपर, तो गुजरात के अंदर एफआईआर दर्ज होती है। जो आर्टिकल 19 जो क्लॉज 2 है, जो अमेंडमेंट के बाद आया, वो राइट देता है कि कोई फेक न्यूज ना हो, ट्रोल गैंग जो है वो ट्रोल ना करे लोगों को, सभ्य लोगों को, जनवादी लोगों को, प्रगतिशील लोगों को, दूसरी पार्टी के नेताओं को, उनको अपनी बात कहने से ट्वीट किया है तो ट्वीट मेरा राइट है, मैंने ट्वीट किया एक फरवरी के अंदर, लेकिन किसी को मुझे गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं किस किस के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात करूंगा, मैं एक जगह पे लिख दूं और उसके बाद जो है वहां पर कार्रवाई हो, उनका दायित्व बने, प्रोसिक्यूशन जो है वो लेकर के जाए। तो ऐसा जो है प्रोसिक्यूशन के प्रावधान करने की जरूरत है। जो भाषा जो है एंकरों की, मेन स्ट्रीम के एंकरों की, उनकी भाषा भी जो है वो मर्यादित होनी चाहिए। फॉरेन रिलेशंस के ऊपर जो है जो चीजें हो रही हैं वो भी जो है वो भी ठीक ठाक हों। मीडिया को विश्वसनीय, जिम्मेवार और निरपेक्ष बनाया जाए, ये जरूरत है। और चलते चलते हम लास्ट में एक बात करेंगे, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। अब कहेंगे कि आपने इतनी लंबी चौड़ी बात रखी, तो इसमें 66A एक आर्टिकल था जिसमें जो है पनिशमेंट की बात थी, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसके खिलाफ जो है एक शेरगिया सिंगल वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 1523 ये केस आता है। और इस केस में जो 66A को जिस तरीके से लिखा गया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित किया 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट। अब उस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 66A जो है ये अस्पष्ट है और इसीलिए हम इसको ये समझते हैं कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और क्लॉज ए, सब क्लॉज ए का इन्फ्रिंगमेंट है। इसको जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तार्किक प्रतिबंध, उनका सहारा नहीं मिल सकता। उसको देखें, उसके हिसाब से लेकर के आए। अब बचते हैं कुछ, ये जजमेंट जो है बड़ी अच्छी जजमेंट्स है, ये पढ़नी चाहिए। बड़े ऑनेबल जस्टिस हैं चमरेश्वरा जी, RF नरीमन, जिनकी ये जजमेंट है डबल बेंच की। अब बचते हैं हमारे पास जो है खास तौर पे IPC के प्रावधान, जिसमें IPC के अंदर अमेंडमेंट्स के बाद जो है दंगे किसी भी रूप में आप भड़काने की कोई सामग्री लेकर के आते हो, अश्लील सामग्री लेकर के आते हो, डेफामेटरी सामग्री लेकर के आते हो, तो ऐसे जो चीजें जो हैं उसमें आप जो है एक जो है FIR जो है ना वहां दर्ज कर सकते हो। तो आज के दिन जरूरत है एक नहीं, मेरे हिसाब से 3 एक्ट। एक तो प्रिंट मीडिया को गवर्न करे, उसकी अंदर जो विशेषज्ञ होंगे वो विशेषज्ञ जो है प्रिंट मीडिया से आए, वहां से वो बात करें, और वो जब बात करेंगे तो प्रिंट मीडिया को वो उनको खंगालने का मौका मिलेगा और प्रिंट मीडिया को अच्छे से समझेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है, इसके लिए अलग से एक्सपर्टों की जरूरत है, विशेषज्ञों की जरूरत है। वो विशेषज्ञ लेकर के आए। ओरिजिन जो है जैसे सोशल मीडिया है तो उसके लिए एक अलग से कानून, सोशल मीडिया में जो खबर जो है, जो अफवाह जो है, जो फेक न्यूज जो है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, वो कहाँ से चलता है, कहाँ पर वो जो है चीज बनाई जाती है बैठ करके, वो सब चीजें आज के दिन टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है, पता लग जाता है कि ये यहाँ कहाँ से किस टाइम पे
ये चीज चली है। तो ये जो हमारी जो पुलिस जो है, हमारे पास अलग अलग जगह पे पुलिस है, साइबर सेल भी बने हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो कैपेबल होंगी। उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, उसी फील्ड के जो ज्ञाता होंगे, जो नॉलेज रखते होंगे। उसके अंदर आप लॉयर्स भी शामिल कर सकते हो, उस फील्ड के विशेषज्ञ खासतौर पे, जो उस डिवाइस को, उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी के मास्टर हो, उसको अच्छे से समझते हो डीपली, वो विशेषज्ञ हों। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर काम करने वाले लोग हों, अच्छे अच्छे लोग जो हैं, सभ्य लोग, उनको लेकर के आइए। फिर जनता से भी लोग लीजिए आप। तो इस तरीके से ये 3 एक्ट जो है मेरे हिसाब से बनने चाहिए अलग से, और वो जो है इस संगति में हो कि जिससे प्रेस की आजादी भी जो है वो प्रभावित ना हो, मीडिया की आजादी प्रभावित ना हो, लोगों की आजादी प्रभावित ना हो। लोगों को अपना जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखने का मिला है वो भी प्रभावित ना हो, उसकी आजादी भी बरकरार रहे और उसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगे। तो ये मैं समझता था कि एक अभ्यास के रूप में जो मीडिया जो है, इसके ऊपर जो है अलग अलग लॉ जो आए हैं, तो मैंने ये मीडिया लॉ की बात आपके बीच में की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।